जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत ही आदर और मान के योग श्री असीम गोयल जी, कंवर पाल जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, मेरे बड़े भाई हरियाणा सरकार में मंत्री सुभाष सुधा जी, पूर्व विधायक लाडवा से डॉक्टर पवन सैनी जी, पूर्व विधायक एवं मंत्री शाहबाद से मेरे बड़े भाई कृष्ण बेदी जी, संतोष जी, सरवन, मेरी बहन अर्चना गुप्ता जी, सभी कुरुक्षेत्र जिला के अध्यक्ष रवि बतान जी, यमुनानगर के जिला अध्यक्ष, यहां पर मंच पर आसीन सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मैं देख रहा हूं मेरे छोटे भाई जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर खेलों के अंदर, सूरमा संदीप सिंह जी, विधायक एवं पूर्व मंत्री पेवा, साथियों, आज अंबाला के पूर्व सांसद हमारे बड़े भाई रतनलाल कटारिया जी की आज पहली उनकी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूं। मुझे याद है बचपन में जो है मैंने उनके साथ बहुत काम किया। ये 96 की बात है जब मेरे पिताजी ओपी जिंदल जी हरियाणा विकास पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे कुरुक्षेत्र से, और रतनलाल कटारिया जी रादौर से। तो मुझे उनकी जब वो भाषण देते थे, उनके भाषण देने की शैली मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मुझे बहुत उनकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनका हमेशा मुझे बहुत प्यार मिला। आज हमारी बहन बंतो देवी जी उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल रही हैं, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलकर और लोगों की सेवा कर रही हैं, आप लोगों की सेवा कर रही हैं। तो हमारा भी फर्ज, सबका फर्ज बन जाता है कि हम अपनी बहन बंतो देवी जी का इस जन सेवा के काम के अंदर उनका पूरा हाथ बटाएं। साथियों, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की जनता की तरफ से हरियाणा की पावन धरा पर मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आ चुके हैं, अभी गोहाना में हैं। मैं बहुत आभारी हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे ऋषि तुल्य पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, और हमारे युवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए मुझे ये मौका दिया। और मैं बहुत आभारी हूं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का और सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मुझे अपने दिल से अपने गले लगाया। मैं सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, आज हम सभी के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज अंबाला आ रहे हैं, जिसका हम सब के अंदर भारी उत्साह है। और मैं देख रहा हूं कि आप सभी बहुत उत्साहित हैं और सभी जो है इंतजार कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। आज ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे आज अंबाला की पावन धरती पर आने का मुझे मौका मिला। तो मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूं आप लोगों को कि बचपन से मेरे अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। जब मैं 22 वर्ष का था तब मैंने, आप लोगों को कुछ को ध्यान होगा कि मैंने तिरंगे झंडे के लिए, राष्ट्रीय ध्वज के लिए
कि हम राष्ट्रीय ध्वज को हर रोज हम दर्शा सकें, उसके लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी जो कि 10 साल चली। और उसका नतीजा ये निकला कि आज सब भारतीय हम हर रोज अपने देश के सबसे पावन प्रतीक को, अपने तिरंगे झंडे को हर दिन अपने घरों के ऊपर दर्शा सकते हैं, उससे प्रेरणा लेकर अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर सकते हैं। इस झंडे के लिए, तिरंगे झंडे के लिए सरोजिनी नायडू जी ने कहा था कि झंडे के नीचे ना कोई राजा है, ना कोई रंग, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर। ये हमारे भारतीयों की दिल की धड़कन है और हमारे महान राष्ट्र की आत्मा है। साथियों, मैं बहुत आभारी हूं माननीय मोदी जी का कि आजादी के 75वें वर्ष में, यानी कि पिछले साल 2023 के अंदर उन्होंने एक अभियान चलाया, हर घर तिरंगा। और जो मेरा सपना था कि हर घर राष्ट्रीय ध्वज हमारा सबसे पावन प्रतीक दर्शाए, उन्होंने वो सपना जो है साकार किया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों के अंदर हमने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे उसके अंदर चंद्रयान हो और ऐसी बहुत सी उपलब्धियां हमने हासिल की है। हमारे देश की गरिमा विदेशों के अंदर भी बहुत बड़ी है, क्योंकि अक्सर मुझे मौका मिलता है विदेश जाने का। जब मैं विदेशों में जाकर के और वहां के राष्ट्रपतियों से, वहां के प्रधानमंत्रियों से, मंत्रियों से मिलता हूं, तो मुझे अक्सर वो एक बात कहते हैं कि योर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी इज अ सुपरस्टार। और जब मैं सुनता हूं ये बातें, हमारी भी छाती जो है गर्व से चौड़ी हो जाती है। बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं सरकार ने, जैसे कि किसान सम्मान निधि, भावांतर योजना, जनधन योजना, आयुष्मान, चिरायु योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, घर घर नल योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से एक सामाजिक बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत सफल भी हो रहा है। इन्हीं सब प्रयासों के कारण हमारी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लेकर के आ सके हैं। इसमें हम यही कह सकते हैं, जहां मोदी है वहां सब कुछ मुमकिन है। साथियों, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा देश कहां, तो जब हम बड़े बड़े देशों की बात करते थे तो 11वें नंबर पर आता था हमारी अर्थव्यवस्था, और आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के अंदर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और वो दिन दूर नहीं, मैं समझता हूं कि अगले 3-4 वर्षों के अंदर ही हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, अमेरिका और चाइना के बाद। भाइयों बहनों, गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र मेरी और मेरे पिताजी श्री ओपी जिंदल जी की कर्म भूमि है। कुरुक्षेत्र लोकसभा का एक एक परिवार हमारा है और हम उनके हैं। मैं बाबूजी के विचारों पर चलकर, उनके पद चिन्हों पर ऊपर चलकर कुरुक्षेत्र की सेवा का, कुरुक्षेत्र को अपनी सेवा का मैं केंद्र बनाना चाहता हूं, जिससे कि लाखों लोगों की सेवा कर जो माननीय मोदी जी का विकसित देश का जो सपना है, उस सपने को हम साकार कर सकें। हमारा सपना कुरुक्षेत्र को एक अग्रणी संसदीय क्षेत्र बनाना है। इसके लिए मैंने कुरुक्षेत्र के अंदर एक अलग अपना संकल्प पत्र भी बनाया, जिसके अंदर उसमें मैंने कहा है कि हम 2 ऐसे कौशल विद्या केंद्र बनाएंगे कुरुक्षेत्र के अंदर, एक कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर और एक कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसके अंदर 10,000 युवा हर वर्ष प्रशिक्षण पा सकें। और उसमें प्रशिक्षण पाकर वो अगर देश में कहीं काम करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करना चाहते हैं, तो उनको वहां काम मिलेगा। अगर वो विदेश जाना चाहते हैं तो वो विदेश भी जा सकते हैं। साथ में हम उनको अंग्रेजी, जर्मन, जापानीज, चाइनीज, जो भाषा वो सीखना चाहते हैं, फॉरेन लैंग्वेज, हम फॉरेन लैंग्वेज भी उनको सिखाएंगे। और इससे जो है मैं समझता हूं कि हमारे युवाओं को बहुत सशक्तिकरण होगा उनका।
साथियों, पिछले 10 वर्षों से कुरुक्षेत्र में बहुत बदलाव आया है, बहुत विकास हुआ है, जिसका श्रेय मैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मनोहर लाल जी और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को देता हूं। आप सब जानते हैं कि हरियाणा के अंदर बहुत विकास हुआ है पिछले 9.5 वर्षों के अंदर। बहुत से हाईवेज का जाल बिछा है। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की मैं हमारे माननीय अनिल विज जी आए हैं, मैं उनका यहां पर स्वागत करता हूं। अगर कुरुक्षेत्र बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। एक बार जोर से जय श्री राम बोल करके हम अपने अनिल विज जी का हम स्वागत करें। जय श्री राम। तो साथियों, कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाना हमारा सपना है। हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर में अनुभव केंद्र शुरू कर कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में मील का एक पत्थर साबित किया है। पेवा, लाडवा, थानेसर और कैथल के विकास के लिए 2000 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से काम हो रहा है। हमें विश्वास है कि अयोध्या, काशी और मथुरा की ही तरह कुरुक्षेत्र भी देश का एक प्रमुख धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बनेगा। भाइयों बहनों, आज कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो सरकार के प्रोत्साहन से अछूता है। हमें पंक्ति के आखिरी व्यक्ति को अपने साथ लेकर भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, और यह दृष्टि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास ही है, सिर्फ माननीय मोदी जी के पास ही है। मैं आप सभी से और जो टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जो हमारा संदेश पूरे हरियाणा में, पूरे देश में जाएगा, मैं उन सभी को मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि 25 मई को हमारे सामने एक बहुत बड़ा अवसर है। हमें कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, और हमें एक नया इतिहास बनाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा देश एक विकसित देश बने, जिसके अंदर हर वर्ग, चाहे हमारा किसान भाई हो, हमारे SC-BC के भाई बहन हो, हमारे नौजवान हैं, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। हम चाहते हैं कि हर वर्ग खुशहाल हो, संपन्न हो, और वो तभी संभव है जब हम माननीय मोदी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाते हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर एक नए हरियाणा एवं एक नए भारत के निर्माण के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा, और आपकी सेवाओं के लिए, आपकी सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। आपने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी भी हूं, और आप सबको मैं निमंत्रण देता हूं कि आप आएं और कुरुक्षेत्र में भी आप पधारें, और आप पूरे परिवार के साथ कुरुक्षेत्र आएं, और जो आपकी रिश्तेदारियां हैं पूरे हरियाणा में, सभी जगह आप फोन करके बहुत सुचारू रूप से हम 25 मई का अपना चुनाव लड़ें, ताकि 10 की 10 सीटें जो है हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए। माननीय मोदी जी को एक बहुत बड़ा आशीर्वाद हरियाणा के लोगों से मिले। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अंबाला की इस पावन धरती पर विशाल जनसमूह से आग्रह करती हूं कि मुट्ठी बंद करके दोनों हाथ उठा के एक जोरदार जय घोष लगाएंगे। भारत माता की
भारत माता की। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हमारी कालका से पूर्व विधायक और महिला मोर्चा से राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बहन लतिका जी का मंच पर सहृदय आमंत्रित करती हूं। महिला शक्ति का सादर नमन करती हूं और जोरदार तालियों के साथ हमारी पूर्व विधायक लतिका जी का मंच पर तालियों के साथ, तालियों की गूंज के साथ एक बार जोरदार स्वागत कीजिए। आज अंबाला की बहुत ही पावन धरा पर विजय संकल्प की महारैली में मंच पर आसीन हमारे मंडल अध्यक्ष दीपक जी, मनदीप राणा जी, राजेश जी, रवि जी और हमारे यहाँ के बब्बर शेर, ऐसे हमारे भाई अनिल विज जी, हमारे असीम गोयल जी जो कि अंबाला सिटी में यहाँ पर रैली हो रही है, ऐसे असीम गोयल जी, सुभाष सुजा जी मंत्री, कंवरपाल जी भाई साहब जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और हमारे मंच का संचालन कर रही महिला सशक्तिकरण की प्रतीक ऐसी डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, योगेंद्र शर्मा जी युवा अध्यक्ष, पवन सैनी जी, कुलभूषण गोयल जी, घनश्याम जी और हमारे इस अंबाला क्षेत्र से प्रत्याशी ऐसी महिला प्रेरणा स्रोत हमारी बंतो कटारिया जी, साथ में नवीन जी जो कि कुरुक्षेत्र जैसे धर्म क्षेत्र से आए हैं, हमारे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, सबके लिए और विशेष रूप से हमारी इतनी धूप में चल करके देवतुल्य कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं सबका मंच के माध्यम से वंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। देखो, भारतीय जनता पार्टी जो संगठन की पार्टी है और हमारे कार्यकर्ता हमारी पूंजी है, और आज जितनी बड़ी जो विजय संकल्प महारैली हो रही है, अंदर से लेकर बाहर तक जितनी संख्या अंदर है इससे ही बड़ी संख्या बाहर है। और आज का दिन हमारे स्वर्गीय देवतुल्य हमारे बड़े भाई रतनलाल कटारिया जी की आज पुण्यतिथि है। आज उनको श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कि उन्होंने अपने साथ साथ हमारी बहन बंतो कटारिया जी को भी देश सेवा में आगे निकालने का काम किया था। ऐसे रतनलाल कटारिया जी, यदि जिनके लिए कहा जाए जब तक सूरज चांद रहेगा रतनलाल कटारिया तेरा नाम रहेगा। हमारी अंबाला लोकसभा जो कि हरियाणा की 1 नंबर लोकसभा है, और ऐसी लोकसभा में रतनलाल कटारिया जी जो दिल्ली में गूंजते थे तो पता लगता था कि अंबाला की आवाज दिल्ली गूंज रही है। और एक दलित परिवार से जन्म लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, और उसके साथ साथ एक कैबिनेट मंत्री प्रदेश हरियाणा के लेकर के और भारत सरकार में, ऐसे रतनलाल कटारिया जी को मैं नमन करती हूं और कोटि कोटि प्रणाम करती हूं मंच के माध्यम से। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 10 साल, यदि ये कहा जाए कि प्रदेश में या केंद्र में स्वर्णिम अक्षरों से नाम लिखा जाएगा। यदि मैं महिलाओं की बात करूं, महिलाओं की 50% आबादी है, और महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक सभी रूप में 1 नंबर पर उभारने का काम किया है। महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के, महिलाओं को गर्भवती से लेकर के उसके पढ़ने लिखने तक और उसके आखिरी समय तक हमेशा महिलाओं के साथ खड़े, ऐसे नरेंद्र मोदी जी आज इस धरा पर आ रहे हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आएंगे और हम रूबरू उनके सामने होंगे। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को, हमारी आंगनवाड़ी की बहनों को और महिलाएं जो कि कंधे से कंधा मिला करके, हमारे नरेंद्र मोदी जी का कहना होता है कि महिलाओं को, आज हमारे बीच में हमारे मनोहर लाल जी भाई साहब आ गए हैं, जोरदार एक मनोहर लाल जी भाई साहब के लिए नारा भी लगाएंगे और उनका सभी खड़े होकर के तालियां बजा करके अभिनंदन करेंगे। सुभाष बराला जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मनोहर लाल जी भाई साहब ने भी
अपने 10 साल के कार्यकाल में हमारे को बिना खर्ची बिना पर्ची के साथ योग्यता के आधार पर एक जो मजबूर संगठन दिया और उसके साथ साथ आयुष्मान के साथ साथ चिरायु भी देने का काम किया। और आज के दिन हमारे करनाल से वाह जी, जोड़ी जिंदाबाद। मनोहर लाल जी भाई साहब आज करनाल से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। कार्तिकेय शर्मा जी भी यहाँ पर मंच पर आए हैं। देखो कितना शुभ दिन है कि सभी हमारे पास कहते भूतो न भविष्यति, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी का भविष्य जो कि सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायी भी है। और मैं यही कहूंगी कि 25 तारीख को हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल पर बटन दबा करके सही बहनों को अपील करना चाहूंगी कि पूरे हरियाणा में एक ही महिला को टिकट मिली है और वो मिली है बंतो कटारिया जी को। तो मैं यही कहूंगी कि बहनों का इतना ध्यान रखना और उसके बाद 25 तारीख को सभी कमल पर बटन दबा करके मैं अपनी बहनों को विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि सभी को पहले मतदान फिर जलपान, ये कह करके हमारे यहाँ 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेंगी। और मैं अपने कालका से, क्योंकि बड़ी दूर पहाड़ी क्षेत्र पंचकुला से आए सभी भाई और बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतने धूप में चल करके सभी यहाँ पहुंचे हैं। और देवतुल्य ऐसे कार्यकर्ताओं को दोबारा वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि इतने धूप में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन सुनने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के यहाँ पहुंचे। और मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि बंतो कटारिया जी के पक्ष में हमारी अम्बाला लोकसभा में हमारी कालका विधानसभा भी 1 नंबर पर उतरेगी, साथ साथ पंचकुला भी। मैं बहुत बहुत सबका वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मंच का, बहुत बहुत धन्यवाद। वो जो मेरे सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है, संभावना अपार है। इन्हीं शब्दों के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ पूर्व कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी कि वो आए और इस विशाल जनसभा, इस अंबाला की पावन धरती पर ये जो विशाल जनसमूह आज भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ एकत्रित हुआ है, सभी का जन संबोधन करें। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ आमंत्रित करेंगे पूर्व कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी का। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। आज अंबाला की इस पावन पवित्र धरा से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए आ रहे हैं और उनका अभिनंदन और स्वागत करने के लिए ये लाखों लाखों की भीड़ यहां पर इस भारी गर्मी के अंदर पहुंची है। यहां पहुंचे हुए सभी पूजनीय मातृशक्ति और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक साथियों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आप सभी को इस कामयाब कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मंच पर विराजमान हम सब के आदर्श पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, करनाल लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी
भारत को ऊंचाइयों पर लेकर गए। जिस प्रकार से 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया, उसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी श्रीमान मनोहर लाल जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी इसी प्रकार से गरीब का कल्याण करने के लिए जिस प्रकार से योजनाएं चलाई। भाइयों, आज जिस प्रकार का भेदभाव पहले होता था, आप देखते थे कि जो इसकी सरकार होती थी, हमने स्वीकार कर लिया था कि संसाधनों पे सारा अधिकार उन्हीं का है और हमने उन्हीं को मान लिया था। लेकिन जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए हम काम करेंगे। हम 140 करोड़ के लिए काम करेंगे। उसी प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने भी यही बात कही थी उस समय कि हरियाणा एक और हरियाणवी एक। और भाइयों, जिस टाइम ये बात शुरू की कि हम सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, तो मेरे ख्याल से कोई इस बात पे यकीन नहीं करता था कि कोई राजनीतिक पार्टी ऐसा काम कर सकती। जब मेरिट पे नौकरी देने की बात आई, मैं उस टाइम स्पीकर था, लोग मुझे कहते थे चौधरी साहब मारा बोड़ा ना बढ़ाओ, बढ़ाएंगे तो थारे गए थे लगाएंगे सबके सब यहां, ऐसे नहीं लग सकते। लेकिन भाइयों, आज 9 साल में हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति इस बात को मानता है कि किसी के साथ बेइंसाफी नहीं हो सकती। जो भी व्यक्ति है उसके साथ डेवलपमेंट में भी इंसाफ होगा और उसके साथ अगर नौकरी की बात आएगी उसमें भी इंसाफ होगा। भाइयों, अभी हमने जो जिस प्रकार से बीपीएल कार्ड बनाए, आयुष्मान कार्ड बनाए और भाइयों जिस प्रकार से पेंशन लगानी शुरू की, तो भाइयों कुछ कांग्रेसी हमें कहने लगे कि ये तरीका कौन सा अपना लिया आपने। अगर आप किसी के ऊपर एहसान नहीं करोगे तो फिर थारी वोट कौन देगा। इसलिए जरूरी है कि जो इसकी पेंशन लगाओ वो थारे पास आना चाहिए, जिसका बीपीएल बनाओ वो तुम्हारे पास आना चाहिए, जिसका आयुष्मान बनाओ वो तुम्हारे पास आना चाहिए। लेकिन भाइयों जिस प्रकार से सारा कुछ किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही बात कही थी। मैं एक दिन मुख्यमंत्री जी के पास बैठा तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि गरीब आदमी की मुंह में जबान नहीं होती, वो अपनी बात नहीं कह सकता। मैं ऐसा कर दूंगा कि गरीब को बोलना नहीं पड़ेगा और गरीब को उसका अधिकार बिना मांगे मिलेगा।
और भाइयों ये करके जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने दिखाया और आज जिस प्रकार से उस जनता जनार्दन जिसके आशीर्वाद से हमें ये सत्ता मिली थी, उसके प्रति जो हमारी कमिटमेंट थी कि हम आपके लिए काम करेंगे, हम हरियाणा के 2,85,00,000 लोगों के लिए काम करेंगे, वो काम करके जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने दिखाया उसको आज सारा हरियाणा मानता है। मैं उनको नमन करता हूं और भाइयों मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ये जो लड़ाई है बहुत थोड़े से टाइम की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है केवल सत्ता की नहीं, हिंदुस्तान को दुनिया में महान देश बनाने की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम सारे मिलकर लड़ेंगे और बड़े भारी बहुमत से यहां से हमारी जो कैंडिडेट है श्रीमती बंतो कटारिया और कुरुक्षेत्र से जो हमारे कैंडिडेट है नवीन जिंदल, उनको भारी बहुमत से चुनाव जिताएंगे। इतनी मेरी प्रार्थना आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की। अंबाला की आन बान शान और लगातार 6 बार विधायक के रूप में अपने प्रखर अंदाज और स्पष्टवादिता के लिए निरंतर जनता के बीच जाने वाले हमारे पूर्व विधायक माननीय अनिल विज जी का अंबाला की इस धरती पर भव्य स्वागत आमंत्रित करती हूं। पूर्व मंत्री अनिल विज जी का मंच पर सहृदय आमंत्रित करते हैं। मंच पर उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल त्यागी जी, मैं मनोहर लाल खट्टर जी को जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी के आदेश पर एकदम मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, मैं इनको मनोहर लाल खट्टर नहीं मनोहर लाल त्यागी कहता हूं। अब हमारे स्पीकर और शिक्षा मंत्री रहे भाई कंवरपाल जी, मेरे छोटे भाई अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल जी, कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे नवीन जिंदल जी, अंबाला की लोकसभा प्रत्याशी और हमारे बहुत ही मित्र जो रतनलाल कटारिया जी यहाँ रहे, उनकी धर्मपत्नी बंतो कटारिया जी, सम्मानित मंच उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज अंबाला की धरती अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है कि आज भारत के 140 करोड़ लोगों के विश्वास के प्रतीक भाई नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच में आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने वो करके दिखाया है जो उनसे पूर्व 50 सालों तक राज करने वाले राजनेता नहीं करके दिखा सके। हमारे देश की राजनीति में सबसे बड़ा जो क्राइसिस था वो था विश्वसनीयता का। हिंदुस्तान की जनता अपने देश के नेताओं पर विश्वास नहीं करती थी क्योंकि उन्होंने बार बार धोखे देकर जनता का
विश्वास खोया। इसीलिए आज जो भी ये इंडी पार्टियां हैं, ये जो कुछ कह रही, लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे। आज राहुल गांधी कह रहा कि मैं एक बटन दबा के हिंदुस्तान की गरीबी खत्म कर दूंगा। अरे भाई, तेरी दादी ने भी कहा था गरीबी हटाओ, और 3 चुनाव गरीबी हटाओ के नारे पर वो देश में जीत गई। लेकिन गरीबी हटी क्या? गरीबी को खत्म किया गया यहां से। गरीबों के बारे में तो पहली बार अगर किसी ने सोचा है, वो नरेंद्र मोदी ने सोचा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी एक छोटे परिवार से आगे बढ़े हैं। नरेंद्र मोदी बाकी नेताओं की तरह मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे। नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा हम कश्मीर में धारा 370 समाप्त करेंगे। वो हमारे माथे पर लगा हुआ जो दाग था, उसको नरेंद्र मोदी ने एक झटके में उसका सर कलम कर दिया। आज कश्मीर में भी हिंदुस्तान की सारी योजना, पहले उनका विशेष दर्जा होने के कारण जो भी लोक कल्याण की, जन कल्याण की योजनाएं होती थी, वो वहां पर लागू नहीं हो पाती थी। नरेंद्र मोदी ने 500 साल से जिस राम मंदिर के लिए अनेकों आंदोलन हुए, अनेकों लोगों ने कुर्बानियां दी, और हमारे विपक्षी हमारे पर तोहमत लगाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे जाके देख लो, मंदिर बन गया वहां पर। करोड़ों लोगों ने रामलला के दर्शन भी कर दिए। नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक खत्म करके दिखाया। नरेंद्र मोदी ने महिलाओं का रिजर्वेशन का बिल पास करके कराया। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कहता है वो करके दिखाता है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी पर लोगों को विश्वास है। और अब मोदी ने कहा है कि 2047 तक हम हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाएंगे। आज तक इतने मुख्यमंत्री आ गए, किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा। पहला व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जिसने इसके लिए सोचा है, विकसित भारत बनाने के लिए। हमारे से भी बाद जो देश आजाद हुए वो विकसित देश बन गए, हम नहीं बने। नरेंद्र मोदी ने विकसित देश बनाने की बात कही है, तो देश को विकसित करके दिखाएंगे। उनका समर्थन करने के लिए हिंदुस्तान से एक एक सांसद को जिताएंगे, और अब की बार 400 पार को सार्थक करके दिखाएंगे कि एक एक वोट नरेंद्र मोदी को पड़े। और नरेंद्र मोदी के लिए, इस सपने के लिए अगर हमें जान भी देनी पड़ेगी तो हम जान दे देंगे। लेकिन हम घर घर जाकर हम कोशिश करेंगे कि हमारी एक एक वोट नरेंद्र मोदी को मिले। हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीते, और आप यहां से बैठकर भी हरियाणा के चुनाव के लिए प्रचार कर सकते हो। दोस्तों, पहले चिट्ठी जाती थी, हम चिट्ठियां लिखा करते थे, मुझे याद है। लेकिन अब तो ना चिट्ठी जाती है ना डाकिया आता है। अब उसका स्थान मोबाइल ने ले लिया। आप अपने सारे संपर्क नंबर्स को आप लिख के भेजिए कि मैं तो नरेंद्र मोदी को वोट डाल रहा हूं, आप भी नरेंद्र मोदी को डालें। अब की बार 400 पार का उसके नारा लिखे और सबको भेज दें, ताकि हरियाणा में एक ऐसा तूफान उठे कि हर सीट नरेंद्र मोदी के खाते में जाए। धन्यवाद। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कुछ ही समय में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं।
और इसी श्रृंखला में मैं अंबाला की लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती बंतो कटारिया जी से निवेदन करती हूं कि वो आए और इस विशाल जनसभा को संबोधित करें। बंतो कटारिया जी। भारत माता की, भारत माता की। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, करनाल से उम्मीदवार अपने बड़े भाई मनोहर लाल जी और हमारे अंबाला कैंट से होम मिनिस्टर रहे अपने बड़े भाई अनिल विज जी और हमारे राज्यसभा के सांसद सुभाष बराड़ा जी, कार्तिकेय शर्मा जी, अंबाला सिटी से हमारे छोटे भाई विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री भाई असीम गोयल जी, सम्मानित मंच। अंबाला की मेरी जनता जो आज देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के विचार सुनने के लिए आए हैं, आज आपको बताना चाहूंगी कि जिसको आपने 3 बार यहां से सांसद बनाया, रतनलाल कटारिया जी, आज के दिन ही वो हमें यहाँ छोड़कर अकेले चले गए और उसके बाद अंबाला जनता ने हमें संभाला और भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल मेरे हाथ में देकर आप सबके बीच में भेजा है। आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आई हूँ। 2014 में आप सबने यहाँ से सांसद रतनलाल कटारिया जी को बनाया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे। नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर खड़े होकर कहा था कि मैं छोटा आदमी हूँ, छोटे छोटे काम करूंगा। सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया और 11 करोड़ शौचालय बनाकर मेरी बहनों को इज्जत घर देने का काम किया। फिर 2019 में आप सबने यहाँ से सांसद रतनलाल कटारिया जी को बनाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। नरेंद्र मोदी जी ने आपकी वोट की ताकत के कारण धारा 370 और 35 से खत्म करने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, तीसरी बार आप मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाते हो, मैं एक संकल्प लेता हूँ, इस भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, वो भारत नहीं जो हम सब ने किताबों में पढ़ा था कि भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, यहाँ लुटेरे आए और लूट कर ले गए। वो भारत बनाऊंगा जो भारत अखंड भी होगा, जो भारत समृद्ध भी होगा, जो भारत स्वावलंबी भी होगा। मेरे भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसके घर में घुसकर मार कर आएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 10 साल में देश के प्रधानमंत्री ने नई पार्लियामेंट बनाने का काम किया और उस नई पार्लियामेंट में पहले दिन ही किसी को जाने का अधिकार मिला। जो मेरे देश की आधी आबादी है, महिलाओं को जाने का अधिकार मिला। देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन नारी अधिनियम कानून बनाकर 33% आरक्षण देने का काम किया और आप
आपकी वोट की ताकत के कारण देश के प्रधानमंत्री में ताकत आई। 14 से पहले जब देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका ने वीजा नहीं दिया था, आपने वोट दी, देश के प्रधानमंत्री में ताकत आई। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति लेने आता है, उनको गाड़ी में रिसीव करके ले जाता है, व्हाइट हाउस में जाकर कहता है श्रीमान जी मुझे ऑटोग्राफ दीजिए। ये ताकत है आपके वोट की। देश के प्रधानमंत्री ने कहा तीसरी बार आप मुझे प्रधानमंत्री बनाते हो। गांव में रहने वाली मेरी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें 3 करोड़ दीदी को लखपति दीदी बनाने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया है। बातें बहुत सारी हैं कहने की। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही से शुरू किया। और चंद मिनटों में देश के प्रधानमंत्री आप सबके बीच में आने वाले हैं। जो प्यार आप सबने रतन लाल कटारिया जी को दिया, वही प्यार, वही आशीर्वाद, वही समर्थन आप सबके बीच में लेने आई हूँ। इतनी प्रार्थना कहकर एक बात और आपके बीच में कहना चाहूंगी कि आने वाली 25 तारीख को 25 तारीख का दिन होगा। 25 तारीख का दिन होगा। कमल हमारा चिन्ह होगा। बटन दबाना ही होगा, कमल खिलाना ही होगा। अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार लानी ही होगी। धन्यवाद। भारत माता की जय। राज्यसभा सदस्य प्रबुद्ध उद्यमी के साथ साथ एक प्रबल मीडिया दिग्गज ऐसे राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। तो जोरदार तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं कार्तिकेय शर्मा जी को। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पे विराजमान हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हमारे अंबाला के पूर्व मंत्री श्री अनिल विज जी, हमारे अंबाला से मंत्री श्री असीम गोयल जी, हमारे कंवरपाल गुर्जर जी, हमारी बड़ी बहन आंटी बंतो कटारिया जी, मंच पे विराजमान सारे गणमान्य व्यक्ति, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जो इतनी भारी संख्या में इतनी गर्मी में आज आए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में रखना चाहता हूं, क्योंकि आज 20 साल बाद ऐसा दिन आया है जब देश के प्रधानमंत्री आज अंबाला आ रहे हैं और पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अंबाला आ रहे हैं और अंबाला की जनता ने अपना दिल खोल के उनका स्वागत किया है, आंखें बिछाकर उनका इंतजार कर रहे हैं। तो एक बार कृपया करके हाथ उठा के स्वागत करिए। एक और बार मोदी सरकार, एक और बार, एक और बार। मैं आपके साथ 3-4 बातें जरूर रखना चाहूंगा। मुझे जिस तरीके का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में किया है पिछले 10 साल के अंदर, जो अमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया है, चाहे वो देश के नवनिर्माण की बात हो, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा जो मेडिकल सिक्योरिटी प्रोग्राम यानी कि आयुष्मान भारत की बात करें, या जो हमारी बहनों के लिए उन्होंने उज्ज्वला योजना शुरू करने की बात करें, या जो अनेकों अलग अलग जगहों पे स्कीम शुरू की हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी बनाने का काम किया, ताकि बिचौलियों को खत्म किया जा सके और सीधे लाभार्थियों के खाते में पैसे जा सके।
ये सारी व्यवस्था परिवर्तित करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है पिछले 10 साल के अंदर। और यहां पर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कार्यकाल के अंदर जो अमूलचूल परिवर्तन प्रदेश में हुआ है, चाहे वो इंटरव्यू सिस्टम की कुरीति खत्म करने की बात हो, चाहे आर्थिक तौर पे कमजोर जो भी अन्य समाजों के लोग हैं उनको नौकरियां देने की बात हो, चाहे ये पर्ची खर्ची की सिस्टम खत्म करने की बात हो, एक बहुत ही ईमानदार साफ छवि की अच्छी सरकार चलाने का काम किया है उन्होंने। मैं आपसे आज मंच से सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पास ऐसे यशस्वी नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे, जिन्होंने भारत की संज्ञा दुनिया में बदलने का काम किया है। आज भारत को दुनिया में एक अलग नजरिए से देखा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं एक स्टूडेंट था और इंग्लैंड में पढ़ता था, तब हम लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना सब बच्चों को एक ही तरीके से देखा जाता था। आज वो संज्ञा बदल गई है। आज जब कहीं कोई आपदा आती है, कोई युद्ध होता है, तो जो आसपास के मुल्क वाले बच्चे हैं वो तिरंगा ओढ़ के निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भारतीय बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा आज की डेट में भारत का परचम दुनिया में लहरा रहा है। मैं आपसे बस आज मंच से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत बहुत स्वागत करिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। वो पल आ गया है जिसमें हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कुछ ही मिनटों में हमारे पास पहुंचने वाले हैं। तो दोनों हाथ उठा के स्वागत करेंगे। लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। काशी, मथुरा और अयोध्या ने एक बार ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। मैं आग्रह करूंगी यमुनानगर से लोकप्रिय हमारे विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी वो आए और अपनी इस जनसभा को कुछ ही मिनटों में हमारे सामने अपने व्यक्तित्व को रखें। घनश्याम दास अरोड़ा जी, और ये जागृति चलती रहनी चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर विराजमान करनाल लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, अंबाला लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्रीमती बंतो कटारिया जी, कुरुक्षेत्र लोकसभा के प्रत्याशी श्री नवीन जिंदल जी एवं सम्मानित मंच और इस जनसभा में भाग लेने के लिए आए हुई मेरे मित्रों, आज हम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी का उद्बोधन सुनने के लिए आए हैं, मार्गदर्शन सुनने के लिए लेने के लिए आए हैं। और प्रधानमंत्री जी ने देश हित में, राष्ट्र हित में जो काम किए हैं वो काम हमें जाकर जनता को बताने हैं। 10 करोड़ रसोई को धुआं मुक्त करना, 11 करोड़ परिवारों में इज्जत घर बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी को जय श्री राम, 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 जय श्री राम, जय श्री राम। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अंबाला की इस पावन धरती पर हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मंच पर आ चुके हैं। हम उनका हार्दिक दिल की गहराइयों से हरियाणा की इस धरती पर, अंबाला की इस धरती पर नमन करते हैं, शीश झुकाते हैं। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। मोदी मोदी मोदी
सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से कि वे मंच पर आए और फसल का गुच्छा देकर, और माननीय कृषि मंत्री चौधरी कंवरपाल जी भी मंच पर आए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का फसल गुच्छा देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारी लोकप्रिय से बहुत अंबाला लोकसभा से बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती बंतो कटारिया जी से कि वो आए और माता मनसा देवी का आशीर्वाद, माता मनसा देवी की चुनरी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। निवेदन करना चाहूंगी नवीन जिंदल जी से कि वो आए, कृष्णदास का अवतार हमारे प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। भारत माता के नारों की गूंज चलती रहनी चाहिए, तालियों की करतल ध्वनि चलती रहनी चाहिए। निवेदन करती हूं अंबाला की आन बान शान अनिल विज जी से कि वो आए और हमारे साइंस सिटी अंबाला का माइक्रोस्कोप प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। असीम गोयल। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अंबाला जिस तरीके से औद्योगिक नगरी है, असीम गोयल जी से प्रार्थना करूंगी कि वो अंबाला में बनने वाली मिक्सी का एक सैंपल और नमो शाल देकर आदरणीय मोदी जी को सम्मानित करें। और इसी कड़ी में हमारे चारों जिलाध्यक्ष और महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी को पगड़ी देकर सम्मानित करें। हम सब जोर से नारा लगाएंगे, मोदी जी को, मोदी जी को, मोदी जी को, मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी को जय श्री राम। अब इसी कड़ी में हरियाणा के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने हरियाणा का एक नक्शा ही बदल दिया, एक राजनीतिक क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए, ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी को मैं प्रार्थना करती हूं कि वो अपना उद्बोधन दें। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, तालियों की गड़गड़ाहट लगातार चलती रहनी चाहिए। बोलो भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान न केवल भारत देश बल्कि दुनिया की युवाओं के धड़कने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अंबाला लोकसभा क्षेत्र से हमारी प्रत्याशी बहन बंतो कटारिया जी, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अपने प्रत्याशी भाई नवीन जिंदल जी, हरियाणा सरकार में यहां उपस्थित मंत्रीगण, राज्यसभा के सदस्यगण, सभी हमारे मंचासीन अन्य नेतागण, आज बड़ी सभा में उपस्थित हमारी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आज हरियाणा के 2,82,00,000 लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को
राम राम कहता हूं, आप स्वीकार करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आजकल हरियाणा में जब चुनाव के नाते से घूमना हो रहा है तो आपकी राम राम हम सबको देते हैं। बदले में हरियाणा की जनता भी जरूर कहती है कि प्रधानमंत्री जी इस दिन आए, हमारी राम राम उनको जरूर कहना, इसलिए आपको उनको राम राम दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पहले आप जब भी पिछले 10 वर्ष में हरियाणा में आए हैं, मैंने मुख्यमंत्री के नाते आपका हरियाणा में स्वागत किया। आज मुझे कुछ लोग पूर्व मुख्यमंत्री कहते होंगे, पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहा, लेकिन इस समय मैं आपका स्वागत करनाल के लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते, और जैसा हम आपका परिवार यानी मोदी परिवार के सदस्य के नाते आपका हरियाणा में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कहने को तो ये देश में लोकसभा का चुनाव है, लेकिन जैसा हम जानते हैं चुनाव के साथ साथ 2047 तक अपना देश किस प्रकार से विकसित बने, उस ओर हरियाणा के लोग हमेशा तत्पर हैं और इस चुनाव में हरियाणा के लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लोगों को जब आपका नाम आता है तो इतना उत्साह और उमंग उठता है, ऐसा मानते हैं जैसे मोदी जी स्वयं उनके बीच में आकर खड़े हो गए हैं। दुनिया आपकी तारीफ कर रही है, भारत की जनता आपकी तारीफ कर रही है, लेकिन न जाने ये कांग्रेस के लोग आपकी आलोचना लगातार करते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मुझे गांव में जाने के बाद मिला। आदरणीय मोदी जी, जब गांव में कोई कांग्रेस का व्यक्ति किसी गरीब घर में जाता है तो वहां गरीब घर के बाहर दरवाजे पर लिखा होता है प्रधानमंत्री आवास योजना। व्यक्ति पढ़ता है, उसको लगता है कि मुझे अंदर जाकर के अपना प्रचार करना है। जैसे वो अंदर जाता है तो स्वाभाविक है उस व्यक्ति को, घर का वह गरीब व्यक्ति उसको बैठाता है, पानी पूछता है। जब पानी लेके आता था तो उसको आभास होता है कि नल से जल के माध्यम से जो पानी दिया गया है वो मोदी जी के द्वारा दिया गया है। जब वो छत की ओर देखता है तो जब पंखा चल रहा होता है और बल्ब लगा होता है, उस समय फिर से वो परिवार का व्यक्ति याद कराता है कि मोदी जी ने दिया है। और जब वो व्यक्ति चाय पूछता है तो चाय से इतनी चिढ़ है कांग्रेसी आदमी को कि उसकी भ्रुकुटें तन जाती हैं। और जो व्यक्ति देखता है कि कोई बीमार एक आदमी घर में, उसका हालचाल पूछ लो, वो बीमार व्यक्ति कहता है कि मेरा इलाज अस्पताल में हुआ, कोई पैसा नहीं लगा, और ये मोदी जी का जो आयुष्मान कार्ड है उसका लाभ मुझे हुआ है। आखिर वो कांग्रेस से परेशान हो जाता है तो जब जाने लगता है तो बड़ी विनम्रता से वो गरीब भाई बाहर जाते हुए उस व्यक्ति को हाथ जोड़ करके कहता है, राम राम भाई साहब। और जब राम राम कहता है तो फिर से उस आदमी को ध्यान में आता है कि मैं तो अपने खाली हाथ लौट रहा हूं, ये तो मोदी का आदमी है। तो इस प्रकार से ये कांग्रेस से लोग परेशान हो जाते हैं। इनके परेशानी के कारण बहुत है। दुनिया में आपने करके दिखाया। इस देश की ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं जिनको चुटकियों में हल किया, चाहे वो 370 हो, चाहे राम जन्मभूमि मंदिर का मुद्दा 500 साल पुराना हो, वो सब हल हुए। न केवल देश के लोग आपको शक्तिशाली मानते हैं, बल्कि दुनिया के सब बड़े नेता उनके यहाँ की समस्याओं को हल करने में भी आपसे परामर्श करते हैं, आपसे सहयोग मांगते हैं। तो इस नाते से मैं तो आपको यही कह सकता हूं कि आज
कांग्रेस के लोग हताश हैं। हमारे हरियाणा में उनके मन में एक बौखलाहट है, हार की बौखलाहट। दूसरा, वो जानते हैं कि जो मोदी जी ने 10 साल में कर दिखाया, कांग्रेसी उनकी हीन भावना ध्यान में आती है कि 55-60 साल में भी वो नहीं कर सके हैं। तो इस प्रकार से हरियाणा के अंदर कांग्रेस की बुरी हालत, यहाँ के नेता कांग्रेस के, क्योंकि उनको कांग्रेस की चिंता नहीं है, वो तो केवल एक बापू बेटा का खेल है, अपने गम को कम करने में लगे हुए हैं। एक पत्रकार ने पूछा कि हुड्डा साहब, आप पिछली बार पिता पुत्र दोनों लड़े थे, इस बार एक क्यों लड़ रहे हो? उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन हम अनुमान लगाते हैं कि पिछली बार उनका के बापू बेटा दोनों हार गए थे, 2 का गम उनको हुआ, 8 तो वो भूल गए जो हारे थे। इस बार वो अपने गम को आधा करने के लिए, और एक ही आदमी लड़ रहे, दूसरा नहीं लड़ रहे, उनका गम कैसे कम हो जाए। प्रधानमंत्री जी, हरियाणा गीता की धरती है। हरियाणा के लोग सत्य असत्य, हरियाणा के लोग न्याय अन्याय, हरियाणा के लोग धर्म अधर्म, इसको अच्छी प्रकार से जानते हैं, पहचानते हैं। यहाँ के लोगों ने तय किया है कि जैसे भगवान कृष्ण ने महाभारत में एक दिशा दिखाई थी, वैसे आप हरियाणा की जनता को जो दिशा दिखा रहे हैं, मैं निश्चित रूप से आपको कहता हूं कि आने वाली 25 मई को हरियाणा का जनता एक लोकसभा के सांसद को जिता करके 10 के 10 लोगों को आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़ा करने में, देश की इस प्रगति में आपका सहयोग करेगा। और यहाँ के लोग तो ये भी कहते हैं 25 मई कांग्रेस गई, 25 मई। तो इसलिए मैं आज आपका बहुत आभार प्रकट करते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि हम लोगों को एक प्रेरणा के साथ, हमारा उत्साह बढ़ाने के साथ आप आए। निश्चित रूप से इस सप्ताह में हम लोग आगे बढ़ते हुए 25 मई के इस मतदान में ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के मत डाल करके 10 लोकसभा के और 1 विधानसभा, जहां हमारे मुख्यमंत्री करनाल विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, 4 जून को 11 कमल के फूल खिला करके जरूर आपको समर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। भारत माता की, मोदी जी को जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मां अंबिका, माता मनसा देवी की भूमि, अंबाला की धरती से पूरे हरियाणा को राम राम। हरियाणा यानी हिम्मत, हरियाणा यानी हौसला, और तभी तो हरियाणा धाकड़ है, धाकड़। और मोदी ने तो कई सालों तक हरियाणा की रोटी खाई है। और हरियाणा की तरह ही मोदी ने 10 साल तक सरकार भी धाकड़ चलाई है। आज अंबाला के आसमान में रफाल के विमान जब उड़ते हैं तो आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? गर्व होता है कि नहीं होता है? साथियों, आज मैं आपसे
अगले 5 साल के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आज मेरे बहुत पुराने साथी, संगठन में भी काम किया, सरकार में भी काम किया, हमारे रतनलाल जी कटारिया जी की बरसी है। मैं उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। भाइयों और बहनों, 4 जून में अब सिर्फ 17 दिन बचे हैं। 4 चरणों के चुनाव में कांग्रेस और इंडी गठबंधन, ये उनके सारे साथी, सारे दल 4 चरण में चारों खाने चित्त हो चुके हैं। इंडी वालों ने देश के खिलाफ जो भी दांव पेच चले थे, उन्हें चुनाव के मैदान में जनता जनार्दन ने खुद पटकनी दे दी है। और हरियाणा तो वो राज्य है जिसकी रगों में देशभक्ति है। देश विरोधी ताकतों को हरियाणा अच्छी तरह जानता है, पहचानता है। और इसलिए हरियाणा का गांव-गांव, घर-घर एक ही आवाज में बोल रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, जब देश में एक धाकड़ सरकार होती है तो दुश्मन भी कुछ करने से पहले 100 बार सोचता है। आज आप देखिए, जो पाकिस्तान 70 सालों से भारत को परेशान कर रहा था, जिसके हाथ में बम का गोला रहता था, आज उसके हाथ में भीख का कटोरा है। जब धाकड़ सरकार होती है तो ऐसे ही दुश्मन कांपता है। साथियों, क्या कोई कमजोर सरकार जम्मू कश्मीर में हालात बदल सकती थी? जम्मू कश्मीर में हालत बदल सकती थी? वो जमाना याद करिए जब कांग्रेस की सरकार थी। हरियाणा की वीर माताएं
दिन रात चिंता में रहती थी कब किसी आतंकी का गोला फट जाए, कब किसी पत्थर से हमारे फौजियों का सिर फट जाए। और आज 10 साल हो गए, सब कुछ बंद हो गया कि नहीं हो गया? बंद हुआ कि नहीं हुआ? मोदी की धाकड़ सरकार ने 370 की दीवार गिराई और कश्मीर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस का इतिहास हमारी सेनाओं को, फौजियों को धोखा देने का रहा है। देश का पहला घोटाला कांग्रेस ने भारत की सेना में ही किया था। इस ट्रैक रिकॉर्ड को कांग्रेस जब तक सत्ता में रही हमेशा नए नए घोटाले करके उसे उसने बनाए रखा। बोफोर्स घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, कांग्रेसी भारत की सेनाओं को कमजोर बनाकर रखते थे। जानते हैं क्यों? ताकि विदेश से हथियार मंगाने के नाम पर मोटी कमाई कर सके। हमारे सैनिकों की छोटी छोटी जरूरतों को तो ये कांग्रेसी पूछते तक नहीं थे। हमारे सैनिकों को कपड़े, जूते, बुलेट प्रूफ जैकेट ये भी ठीक से नसीब नहीं होते थे। उनके पास अच्छी राइफलें तक नहीं थी। उन्हें लाठी देकर कहा जाता था कि आतंकियों की गोलियों का मुकाबला करो। और जब मोदी सरकार में आया तो उसने कहा अब ये नहीं चलेगा। मैंने भारत की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया। आज सेना को मेड इन इंडिया हथियार मिल रहे हैं। जो भारत कभी दूसरे देशों से हथियार मंगाता था, वो अब दूसरे देशों को हथियार बेच रहा है। साथियों, कांग्रेस ने हमारे पूर्व सैनिकों के साथ भी विश्वासघात किया। 4 दशक तक कांग्रेस पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए तरसाती रही। और जब 2013 में उनको लगा कि मोदी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, तो उन्होंने जाते जाते 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया। और वो 500 करोड़ का कागज लेकर के
इस शहजादे हरियाणा में पूर्व सैनिकों के सम्मेलन करते थे, पंजाब में जाते थे, हिमाचल में जाते थे और भ्रम फैलाने का काम करते थे कि देखिए हमने वो आरोपी कर दिया, 1 रैंक 1 पेंशन कर दिया। इनकी झूठ बोलने की इतनी हिम्मत है, इनकी झूठ बोलने की इतनी आदत है, बड़े बड़े पत्रकार भी भ्रम में रहते हैं, ऐसा शानदार झूठ बोलते हैं लोग। भाइयों बहनों, जब आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, मोदी ने डंके की चोट पर 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा पूरा किया। और जरा गांव-गांव पूर्व सैनिक परिवारों को बताइए कि कांग्रेस कैसा झूठ बोलती है। उन्होंने 500 करोड़ रखा था, हमारी सरकार ने जब ओआरओपी दिया तो कितना खर्च हुआ पता है? उन्होंने 500 करोड़ का खेल खेला था, हमने 1 रैंक 1 पेंशन दिया तो अब तक 1,20,000 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा मोदी हर सैनिक की परिवार को पहुंचा चुका है। अब आप बताइए, 500 करोड़ कागज पे लिख करके देश के लिए जीने मरने वाले, देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले, और हरियाणा कुरुक्षेत्र की धरती जहां सत्य विजयी होता है, उस धरती पर पूर्व सैनिकों के सामने झूठ बोलने का पाप किया था। और जब मोदी ने इसको लागू किया, 1,20,000 करोड़ रुपए के साथ हर परिवार की चिंता की है, और मोदी हर परिवार की चिंता समझता है, और इसीलिए ऐसे संवेदनशील निर्णय लेता है। साथियों, मोदी विकसित भारत का संकल्प लेकर निकला है, और जब मैं विकसित भारत का संकल्प निकल के निकला हूं, तब हरियाणा का मुझ पर बहुत अधिकार भी है, क्योंकि मेरी विकास यात्रा में हरियाणा के भी संस्कार है। मैं आज आपको गारंटी देता हूं, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। पल पल आपके नाम, पल पल देश के नाम, 24/7 फॉर 2047। भाइयों बहनों, विकसित भारत के 4 स्तंभ हैं: गरीब, युवा, महिला और किसान। मोदी इन चारों स्तंभों को ऐसी मजबूती देना चाहता है ताकि मेरा देश मजबूत हो, मेरा हिंदुस्तान मजबूत हो। किसानों का कल्याण
मोदी की प्राथमिकता है। 2014 से पहले के 10 साल में कांग्रेस की सरकार ने देश के किसानों से सिर्फ, और ये भी मेरा एक काम करेंगे, जरा मैं आपको पूछता हूं, मेरा एक काम करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? मैं जो आंकड़ा बोलता हूं याद रखेंगे? किसानों को जाके बताएंगे? धीरे धीरे हाथ नीचे हो रहा है, बताएंगे? कांग्रेस के जमाने में सिर्फ 7.5 लाख करोड़ रुपए का अनाज एमएसपी पर खरीदा गया था कांग्रेस के जमाने में। 10 साल में कितना? 7.5 लाख करोड़ का एमएसपी पर अनाज खरीदा गया था। ये किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं ना। 10 साल में 7.5 लाख करोड़। और मोदी ने क्या किया? 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी में हमने किसानों से अनाज खरीदा है। यानी 3 गुना अनाज एमएसपी पर खरीदा गया है। और पहले तो पैसा मिलने में भी कई महीने लगते थे। अब पैसा सीधे किसान के नाम पर बैंक के खाते में जमा हो जाता है। साथियों, कांग्रेस ने गन्ना किसानों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। आज गन्ने का एफआरपी करीब 350 रुपये क्विंटल है, जबकि कांग्रेस की सरकार करीब 210 रुपये प्रति क्विंटल देती थी। ये आंकड़े याद रखना, मुंह तोड़ जवाब देना इस झूठ बोलने वालों को। 2014 में जब हम लोग आए तब गन्ने का बकाया करीब 60,000 करोड़ रुपया था। किसान का पैसा था, उसकी मेहनत का पैसा था। 60,000 करोड़ रुपया बकाया था, जबकि इसी साल हमने 1,14,000 करोड़ की पेमेंट की है। यहां अंबाला, करनाल और कुरुक्षेत्र के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के भी, मैं सिर्फ इसी इलाके का बोल रहा हूं, इसी एक इलाके में 650 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए। साथियों, आज दुनिया के सामने भारत सुपर फूड लेकर के गया है। न्यूट्रिशन की दुनिया में दुनिया को बहुत कुछ देने की ताकत भारत में है, और इसलिए ग्लोबली पोषक आहार उसका हब बनाने की हमारे पास ताकत है। यानी जो ज्वार, बाजरा जैसा मोटा अनाज हमारा हरियाणा का किसान उगाता है, उसे मोदी दुनिया तक पहुंचाना चाहता है। और इसलिए हमने सारे देश में एक पहचान बने, इसलिए इस मोटे अनाज को श्री अन्न नाम से पहचान दी है। और हमने पूरे दुनिया के लिए
अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर मनाया। और इसकी ताकत देखिए, विश्व के लोगों को जब मैं कहता हूं कि हमारे छोटे छोटे किसानों के द्वारा पैदा होता है, कम से कम पानी में होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, केमिकल और फर्टिलाइजर की दुनिया से दूर होता है, तो दुनिया के लोगों को अचरज होता है। पिछले दिनों मैं अमेरिका गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने व्हाइट हाउस में बहुत बड़ा भोजन समारोह रखा था और देश का प्रधानमंत्री के लिए इतना बड़ा आजादी के बाद ऐसे अवसर बहुत कम आए। लेकिन मजा ये थी कि सारे मेहमानों को खाने में ये हमारा मिलेट परोसा गया था, ये ज्वार बाजरा परोसा गया था। ये सुपर फूड की पहचान मेरे हरियाणा, राजस्थान, ये जो राज्य हैं, उनके किसानों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आई है। साथियों, हम एक बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी योजना उसको लेकर के आए हैं। हम 2 लाख से ज्यादा गोडाउन बनाने पर काम कर रहे हैं। हमारे देश में अनाज के इतने बड़े भंडारण, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आने वाले 5 साल में हम आलू, प्याज और टमाटर किसानों के लिए विशेष क्लस्टर बनाने जा रहे हैं। साथियों, मोदी की एक और गारंटी खेती में ड्रोन क्रांति की है और इसकी जिम्मेदारी मैं माताओं बहनों को दे रहा हूं। मैं गांव की महिलाओं को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दे रहा हूं, लाखों रुपया का ड्रोन उनको दे रहा हूं। और हरियाणा के कृषि क्षेत्र को जिस तरह यहां की माताएं बहनें संभाले हुए, आप देखिएगा खेती के ड्रोन के इस्तेमाल में भी हरियाणा सबसे आगे रहेगा। साथियों, खेलों की दुनिया में आज हरियाणा का इतना नाम है, तो उसके पीछे हमारी बेटियों की ताकत है। और मोदी ने बेटियों के लिए सैनिक स्कूलों के भी दरवाजे खोल दिए। अभी एनडीए में महिला कैडेट्स का जो पहला बैच ट्रेनिंग ले रहा है, उसमें बड़ी संख्या में हमारे हरियाणा की बेटियां हैं। साथियों, कांग्रेस को महिलाओं से, किसानों से, नौजवानों से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ वोट से मतलब है। अब बताइए, दिल्ली और हरियाणा में हाथ में झाड़ू लेकर घूम रहे हैं और पंजाब में कह रहे हैं झाड़ू वाला चोर है। अब इन्होंने हरियाणा वालों को समझ क्या रखा है? भाइयों बहनों, इनके लिए वोट बैंक ही सब कुछ है। अब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर बांट देंगे। ये दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण छीन लेना चाहते हैं। ये लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए सिखों और दलितों को नागरिकता देने का भी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि सत्ता में आए तो सीए कानून को रद्द कर देंगे।
साथियों, ये हमारी सरकार है जो अफगानिस्तान के युद्ध क्षेत्र से गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को अदब के साथ स्वदेश लेकर के आई है। ये हमारी सरकार है जिसने साहबजादों की याद में वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया है। और ऐसे प्रयासों से माता गुजरी जी की इस धरती को जरूर गर्व होता होगा। लेकिन कांग्रेस और एनडीए गठबंधन को ऐसे हर प्रयास से दिक्कत है। भाई और बहनों, कांग्रेस और एनडीए गठबंधन विकास और विरासत दोनों के विरोधी है। 500 साल बाद इतने लंबे इंतजार के बाद, अविरत संघर्ष के बाद, लाखों बलिदानों के बाद, 500 साल बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है। पूरा देश राममय हो चुका। पूरा देश राम मंदिर से इतना खुश है जिसे लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के नेता आए दिन मंदिर के लिए अपमानजनक बातें करते हैं। अंबाला की दिल्ली से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। हम यहां के एयरफोर्स बेस को उड़ान योजना से भी जोड़ रहे हैं। बहुत जल्द ही आप अंबाला से दूसरे शहरों के लिए हवाई जहाज पकड़ सकेंगे। पहले मनोहर लाल जी के दरमियान और अब नायब सिंह जी के नेतृत्व में अंबाला उत्तर भारत का एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन रहा है। इन सब का फायदा यहां के युवाओं को होगा। उनके लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे। ये चुनाव भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। ये चुनाव भारत को विकसित बनाने के लिए है। ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री कौन हो, किसके हाथों में देश सुपुर्द किया जाए, इसके महत्व वाला चुनाव है। साथियों, 25 मई को आपके यहां चुनाव है और 25 मई को अंबाला से बहन बंटो कटारिया जी हमारी उम्मीदवार है। करनाल से श्री मनोहर लाल जी है और कुरुक्षेत्र से भाई नवीन जिंदल जी। मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं, भारी वोटों से इनको विजयी बनाइए और इन तीनों को मिला आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। और इसलिए ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। सुबह 10 बजे से पहले मतदान कैसे बढ़े? पहले मतदान फिर जलपान, ये संकल्प को कैसे घर घर पहुंचाए। ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ जीत करके आए और हर परिवार को अपना वोट का अधिकार उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।